हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बंदरोगा के लिए वायु की क्लासें पढ़ रहे हैं। 10 क्लासें मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखी हैं तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। वैसे ये टॉपिक जो है बंदरोगा के लिए नहीं, जहाँ भी वायु आती मतलब जिस एग्ज़ाम में बायो आती है उसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 100% आप लिख के ले लीजिए। तो देखिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जैव विविधता बारे में, मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में करेंगे। वैसे ये अलग से मेंशन नहीं कर रखा है बंदरोगा के सिलेबस में, मगर मैंने जो पेपर एनालाइज करके देखे हैं बंदरोगा के, उसमें से इससे 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं। बंदरोगा ही नहीं, जो लैब असिस्टेंट और जो कृषि अधिकारी नहीं, उद्यान विभाग से रिलेटेड भी जो हमारी वैकेंसी से, उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। और जो अदर RO लोअर PCS और RO ARO लोअर PCS अपर PCS के जो प्री एग्ज़ाम है उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक कमेंट शेयर भी करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे चैनल के जो वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी। देखो, पहले तो हम इसका मतलब ही जानते हैं। जैव मीन बायो, ठीक। विविधता माने डाइवर्सिटी, तो देखो, हम इससे अगर तोड़ते हैं तो इसका जो मतलब निकलता है, मतलब जैव में विभिन्नता, जो जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, जो हमारा संसार है, पाए जाने जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें विविधता। तो जैव विविधता का ही मतलब होता है अलग अलग चीज़ों में विविधता। क्लियर? तो देखो, हम इसकी परिभाषा समझेंगे और जानेंगे क्या है। देखो, जो जैव विविधता का जो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 1985 में वाल्टर जी ने। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, याद रख लेना कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया था 1985 में, ठीक। किसने किया था? रोजेन ने। इतना ही याद रख लेना, पूरा नाम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब खोज या सर्वप्रथम इसका नाम किसने प्रयोग किया? रोजेन। इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्लियर? तो देखो, वर्ष 1982 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार स्थलीय, महासागर व अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों मतलब इकोसिस्टम में उपस्थित जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता है। मतलब उस सम्मेलन में ऐसा कहा गया था। क्लियर? तो इसकी वैसे परिभाषा याद इतनी मत रखना, बाकी ये पॉइंट जरूर याद रखना कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया था और कितने सन में किया था, 1985। और बाकी रोजेन जो वैज्ञानिक थे। ठीक है? और वैसे मैंने इसकी विविधता का मतलब मैंने इसका शब्द तोड़ के ही बता दिया था। मतलब बायो में विविधता, जो मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और पेड़ पौधे, इनके बीच जो पारस्परिक संबंध है उनमें विविधता, जैव विविधता इसी को कहते हैं। अब देखो, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कितने प्रकार की जैव विविधता होती है। तो देखो, ये 3 भाग में डिवाइड है। नंबर 1, आनुवंशिक विविधता मतलब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, वैसे ये मेंशन है यहाँ पर। क्लियर? नंबर 2, प्रजातीय विविधता मतलब स्पीसीज स्पीसीज डाइवर्सिटी। नंबर 3 है ये परितंत्र मतलब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो याद रखना, कितने प्रकार की डाइवर्सिटी होती है? 3 प्रकार की, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम। क्लियर? अब बात करते हैं हम पहले जो आनुवंशिक डाइवर्सिटी है। क्लियर? तो देखो, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो, किसी विशिष्ट कोई स्पेसिफिक टाइप स्पीसीज है, उसमें डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के सदस्यों में भिन्न भिन्न आनुवंशिक लक्षण उपस्थित होंगे। कहने का मतलब, जैसे कोई जाति है उसमें विभिन्न प्रकार के जो सदस्य होंगे, तो उनके जाहिर सी बात है उनके लक्षण कैरेक्टर्स भी
उसमें उपस्थित होंगे वो अलग अलग प्रकार के ही तो होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। इतना आप समझ गए। तो देखो जीवों में जो उसमें उसके बाद कैरेक्टर होने के बाद जब उसमें परिवर्तन होगा ना उन जीवों में, तो यही एक किसी प्रजाति में उपस्थित जीन विविधता को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है, किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रजाति है, उसमें जो सदस्य होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, उनमें अलग अलग कैरेक्टर उपस्थित होंगे। क्लियर। तो जीवों में जब उन जीवों में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो यह किसी एक प्रजाति में उपस्थित जीन विविधता को दर्शाएगा कि हाँ ये इस क्षेत्र में इस टाइप की पर्टिकुलर स्पीसीज थी, इसमें ये इस प्रकार का हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिली। आनुवंशिक विविधता का मतलब ये हुआ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी। देखो सेकेंड, प्रजातीय विविधता मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो इसमें क्या होता है, प्रजाति विविधता जितनी अधिक होगी आहार श्रृंखला उतनी ही जटिल होगी। कहने का मतलब है जब स्पीसीज डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, कठिन होगी, तो आहार श्रृंखला भी उतनी, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। देखो ऐसा होता है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी ना जितनी अधिक होगी, तो जो फूड वेब होगी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होगी। मतलब जो आहार श्रृंखला होगी ना वो उतनी ही कठिन होगी, जिसके कारण जैव विविधता उतनी ही समृद्ध होगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी की। देखो जो विषुवपति रेखीय वर्षा वन होते हैं ना, जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों व तटीय परितंत्रों में सर्वाधिक देखी जाती है, जबकि द्वीप ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत कम देखी जाती है। जैसे कि दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट हो गया, वहाँ और जो काफ़ी मतलब जो 3-4 हॉट स्पॉट हमारे भारत में ही हैं, मैं उनके नाम आगे मैंने मेंशन कर रखे हैं, मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। तब तक आप इतना समझिए कि स्पीसीज डाइवर्सिटी होती क्या है ये, और उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट बोला जाता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय और वर्षा वनों व तटीय परितंत्रों में सर्वाधिक, बल्कि जबकि ध्रुवीय जो द्वीप होते हैं ना, आइसलैंड, उन प्रदेशों में कम देखी जाती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्लियर। अब बात करते हैं हम सामुदायिक बोलें या हम इसको इकोसिस्टम विविधता बोलें, मतलब या पारितंत्रिक बोलें, बात एक ही है, डजंट मैटर। देखो परितंत्र विविधता में विभिन्न प्रकार के परितंत्रों की उपस्थिति को दर्शाते हैं, मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम होंगे, जैसे कि उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय, समुद्रीय, झील स्तर व परितंत्रीय विविधता की एक सूचक है। कहने का मतलब है जैसे कि कोई इकोसिस्टम है तो उसमें देखो नदी, तालाब, सागर, समुद्रीय, मरुस्थलीय क्षेत्र, ये सब विविधता का ही सूचक है। मतलब इसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कह सकते हैं। इसमें ये सब दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ठंडे गर्म क्षेत्र जो हो गए, और समुद्रीय, झील, तालाब, परितंत्र, ये विविधता सूचक को दर्शाता है। तो देखो 3 पॉइंट थे, कौन कौन से, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये पॉइंट उम्मीद है क्लियर हुए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो होता क्या, महत्वपूर्ण विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट हम जानेंगे। देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट, और नंबर 2 है कई प्रकार की दवाइयों के ये स्रोत हैं, क्योंकि देखो जंगलों से हमें जड़ी बूटी प्राप्त होती है, और जो जिनसे कई मेडिसिन हम बना सकते हैं, जो कि हमारे भारत के लिए या अन्य देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं पौष्टिक पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है। क्लियर। पारितंत्र को बनाए रखती है डाइवर्सिटी, पॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करने में भी सहायक है बायोडाइवर्सिटी, जल संसाधनों की सुरक्षा करने में भी सहायक है, तथा मृदा अपरदन को भी रोकती है बायोडाइवर्सिटी। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि हाँ इसके बायोडाइवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है, बस आप इतना याद रखिएगा।
अब बात करते हैं, देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का हम संरक्षण कैसे करें। संरक्षण का मतलब होता है रख रखाव, या हम किसी चीज़ का बचाव कैसे करें। क्लियर। तो हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, मैं वहाँ ये सारे नोट्स अपलोड कर दूँगी, आप पढ़ लेना आराम से। नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। बाकी मैं वही कंटेंट पढ़ा रही हूँ जो बंद दरोगा या लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस आरओ एआरओ में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, वही कंटेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लियर। तो देखो बढ़ते हैं हम आगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसके अंदर 2 पॉइंट है मेन, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है। तो देखो हिंदी में इसका नाम मैं बता देती हूँ, स्व स्थानीय संरक्षण, और एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो देखो पहले बात करेंगे हम इन सिटू की, सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में देखो इसके स्थान पर कंजर्वेशन करना मतलब देखो अपने ही स्थान पर कंजर्वेशन करना मतलब संरक्षण करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। याद रखना, कहने का मतलब अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। उदाहरण जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया, बायो रिजर्व हो गया, मतलब सेंचुरीज हो गई, बायो रिजर्व इत्यादि। कहने का मतलब है जैसे कि देखो, जैसे कि उत्तराखंड का कार्बेट नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क ये किसके अंदर आ गया, ये इन सिटू के अंदर ही आ गया, क्योंकि ये अपने ही स्थान पर संरक्षण, जैसे यहाँ बाघ का संरक्षण है या अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण है। उद्यान हो गए, बायो रिजर्व हो गए, वेटलैंड हो गए, ये सब इन सिटू के ही अंदर आते हैं। मतलब इनका मतलब ये है कि ये अपने ही स्थान पर इनका संरक्षण किया जाएगा। जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं, इन सिटू का मतलब ये होता है। आप इतना समझ लिए, समझ गए होंगे उम्मीद करती हूँ मैं। अब बाकी देखो एक्स सिटू का मतलब, देखो इनका मतलब होता है अपने ही अंदर, और एक्स का मतलब होता है बाहर। तो बस इसमें इतना ही समझ लिए, एक्स का मतलब बाहर, मतलब बाहर किसी स्थान पर किसी चीज़ का संरक्षण करना। तो देखो स्थान परिवर्तन, जैसे कोई स्पीसीज हैं जो डेंजर जोन में हैं, या किसी हम अलग स्थान पर उसके जाति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, एक्स सिटू के अंदर आएगा। जैसे कि हम बॉटेनिकल गार्डन बनाना चाहती है गवर्नमेंट, बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। जूलॉजिकल गार्डन, सीड बैंक, जू। देखो आपने देखा होगा या पहले भी पढ़ा होगा, देखो जो बॉटेनिकल गार्डन की मैं बात करूं, जैसे जो उसकी बॉटनी की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है, या उन्हें एक ऐसी स्पेसिफिक मतलब फेवरेबल कंडीशन बनाई जा रही है जहां वो पेड़ पौधे अपना मतलब पनप सकें या जीवित रह सकें। बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, जैसे कि कुछ जीव जंतु हैं जिन्हें संरक्षित करने के लिए जूलॉजिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवों को परिवर्तित स्थान पर, देखो इसमें लिखा हुआ है स्थान परिवर्तन करना, जैसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे कि हाल ही में, चलो कोई बात नहीं, मैं ये बताती हूँ आपको, सीड बैंक का भी मैं उदाहरण देती हूँ। कुछ एनिमल्स होते हैं, तो उनके जो स्पर्म वगैरह हम लैब में रख सकते हैं, जिसे हम सीड बैंक भी कह सकते हैं, या कोई बॉटेनिकल
प्लांट के बीज हैं उन्हें हम सीड बैंक में रख सकते हैं, मतलब किसी कृत्रिम स्थान पर जो मानव द्वारा बनाया गया हो। एक्सिडू का मतलब ये है, जैसे कि जू हो गया, तो जू में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जिसमें उन्हें एक कृत्रिम आवास दिया हुआ है और भोजन या सब पानी की व्यवस्था मतलब आदमी ही करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल जो है एक्सिटू के कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि एक्सिटू क्या है या इंसिटू क्या है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए बात करते हैं अब आगे। जैसा कि हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब संरक्षण की, तो अब इसके अंदर एक मेन पॉइंट आता है IUCN। देखो इसकी क्या होती है, मोस्टली इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। मैंने वैसे यहाँ मेंशन की है, चलो मैं लिख देती हूँ। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। देखो इसकी फुल फॉर्म हुई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसकी ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा, क्लियर। और देखो इसके जो सुझाव जो दिया, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है संकट में आया, तो उसके अध्ययन करने व उसको सुझाव करने के लिए देने के लिए 1948 में 1948 में IUCN ने इसका गठन किया, क्लियर। और जो इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाए या ना जाए, मतलब बायोडाइवर्सिटी ये ज़रूर पूछा जाएगा कि इसके जिसका गठन कब हुआ, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय क्या है, क्लियर। तो देखो अब बात करते हैं हम IUCN की। IUCN ने 1964 में रेड डाटा बुक जारी की। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, जो है 1964 में रेड डाटा बुक जारी की। कौन सी? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेड डाटा बुक कब की जारी? 1964 में, क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। देखो होता क्या है, जिसमें विश्व के सभी देशों नहीं, सभी क्षेत्रों व सभी स्पीसीज, मतलब एरियाज हो गए, स्पीसीज हो गई, उनके विलोपन का मतलब होता है समाप्त होना या खतरे का मूल्यांकन करके सूची तैयार की जाती है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। और इसे जारी कौन करता है दोस्तों? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन, क्लियर। अब देखो IUCN की जो लाल सूची में प्रत्येक जैविक प्रजाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला गया है, ठीक है। मतलब 9 श्रेणी लाल सूची में जब बुक जारी करता है IUCN, तो उसमें 9 सूची हैं जो जैविक प्रजाति को, मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज़ को 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लियर। तो इस श्रेणी का आधार उनकी कुल संख्या में गिरावट की दर, भौगोलिक विस्तार मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्र मतलब एरिया, तथा उनके आवास जो उनकी हैबिटेट हैं, मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो नष्ट की जा रही हैं होने जाने की स्थिति के आधार पर इन्हें इन श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो इन श्रेणियों को 9 भागों में डिवाइड किया गया है।
तो जो इसकी कैटेगरी है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू।